पाकिस्तान नहीं पहुंची तो भारत को फिनिश कर दिया जाएगा, ये धमकी। इंडिया वाला सुनो, सीमा को अगर आज रात 12 बजे तक वापस नहीं किया कि समझो भारत फिनिश। कि सीमा के सारे राज खुलकर सामने आ जाएंगे सिर्फ 5 टेस्ट के जरिए। ये 5 टेस्ट कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सीमा की तबीयत कल तक खराब थी, आज सीमा की तबीयत ठीक हो गई, आज मीडिया कैमरों के सामने भी आए। लेकिन सीमा को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। साध्वी प्राची कह रही हैं कि सीमा शातिर है, उसकी आंखों में देखिए। उसके अलावा वहां के लोग कह रहे हैं, जो रब्बूपुरा के बहुत से लोग कह रहे हैं कि सचिन को देखिए, सचिन को देखकर कहा जा सकता है कि सीमा जासूसी है। और पाकिस्तान से धमकी आई है कि 12 बजे तक सीमा पाकिस्तान नहीं पहुंची तो भारत को फिनिश कर दिया जाएगा, यह धमकी है। सुनिए। कोई तुम्हें अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई जासूस कह रहा है, तो कोई कह रहा है मैं प्यार में आई है। देखिए भाभी तो अच्छी है लेकिन उसके पीछे क्या है उसकी नैन नजरे नक से बता रही है। अभी शांत रहिए, मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि जांच होने दो, बाद में बात करेंगे। संभावना है, इनके प्यार पे डाउट है क्या आपको? इनके प्यार पे डाउट है क्या? देखिए प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार में शातिरपना होना एक षड्यंत्र हो सकता है। सीमा सचिन के प्यार में आई है या सीमा शातिर है? साध्वी प्राची को सीमा की आंखों में षड्यंत्र दिखता है। साध्वी प्राची को यकीन है कि इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश है। देखिए भाभी तो अच्छी है लेकिन उसके पीछे क्या है उसकी नैन नजरे नक से बता रही है। अभी शांत रहिए, मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि जांच होने दो, बाद में बात करेंगे। संभावना है, इनके प्यार पे डाउट है क्या आपको? इनके प्यार पे डाउट है क्या? देखिए प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार में शातिरपना होना एक षड्यंत्र हो सकता है। यह सिर्फ साध्वी प्राची ही नहीं सोच रही, बल्कि देश में बहुत से लोगों के लिए यह भरोसा करना मुश्किल है कि सचिन से मोहब्बत में सीमा भारत में घुस आई। पाकिस्तान जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो नई पीढ़ी हमारी बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी ना। फिर तो उनको ये लगेगा कि हम तो पाकिस्तान से बहुलाएंगे और भी ज्यादा। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे 5 पास ये बता रही है, कराटेदार इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर चला रही है, 4 जो की पासपोर्ट लेके आई है, दुनिया भर के बॉर्डर पास करके आई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बहुत से नमूने उठ खड़े हुए हैं जो रोज रोज सुबह उठकर सीमा के लिए भारत को धमकी भरा वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। तरफ से इंडिया वाला सुनो, सीमा को अगर आज रात 12 बजे तक वापस नहीं किया कि समझो भारत फिनिश। फिर नाराज नहीं होना। ऐसी धमकियों से भारत की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीमा का सच अभी भी अबूझ पहेली बना हुआ है। लेकिन जांच एजेंसियां जल्द ही सीमा के मामले में बड़ा एक्शन ले सकती हैं। और आइए उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एटीएस ने सीमा के साथ जो पूछताछ की है, यह सीमा को आप देख रहे हैं। एटीएस ने सीमा से सवाल जवाब किए, कई घंटों सवाल जवाब हुए, लेकिन एटीएस को अभी भी शक है। एटीएस अभी भी सीमा पर सवाल उठा रही है। एटीएस आगे कुछ और टेस्ट करा सकती है। पूछताछ के बाद एटीएस का जो जहन बना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो सवाल जवाब एटीएस ने किए, उसके बाद एटीएस अब क्या सोच रही है, जवाबों से क्या एटीएस ने कंक्लूड किया है, सुनिए। सीमा से 18 घंटे तक एटीएस ने सवाल जवाब किए, लेकिन सीमा हर जवाब बेबाकी से देती रही। जिन सवालों पर फंसी, सीमा ने रोना शुरू कर दिया। अगला सवाल हुआ तो हंसकर जवाब देने लगी। और सवालों के दौरान सीमा ने एक बार भी अपना आपा नहीं खोया है। एजेंसियों की पूछताछ में बड़े बड़े अपराधी टूट जाते हैं। एटीएस जब टेररिस्ट से पूछताछ करती है तब, लेकिन सीमा का आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस, उसी कॉन्फिडेंस से सीमा जवाब दे रही थी। पूछताछ खत्म हुई तो 2 दिन बाद ही सीमा मीडिया के सामने थी। मीडिया से बातचीत में भी सीमा का वही आत्मविश्वास दिख रहा था। 5वीं पास सीमा
मीडिया से बिना अटके बात कर रही है। सीमा के इसी कॉन्फिडेंस पर, इसी आत्मविश्वास पर एटीएस को अब और ज्यादा शक हो रहा है। शक है कि सीमा का यह कॉन्फिडेंस कड़ी ट्रेनिंग, पूरी तैयारी का नतीजा तो नहीं। ट्रेनिंग में तैयार करके सीमा को भारत तो नहीं भेजा गया। ट्रेनिंग में तैयार करके अगर भेजा गया, यही वजह है कि सीमा एटीएस के आगे भी टूटी नहीं। सीमा ने कह दिया कि जो सवाल पूछने वो सचिन से नहीं, वो सवाल मुझसे पूछो। सोचिए जरा, सीमा का आधार कार्ड फर्जी, पासपोर्ट फर्जी और न जाने क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट फर्जी, उसके बाद भी सीमा खुद को झूठा नहीं बताती। सीमा उन पर सवाल उठाने वाले हर शख्स को झूठा बताती है। देखिए, सीमा की प्रामाणिकता, जिसने सवाल उठाए इस पर, उसे सीमा ने झूठा बता दिया। जैसे उदाहरण के लिए पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी को सीमा ने कह दिया ये झूठा है। मंदिर के पुजारी ने कहा था पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं हुई है, न होती है शादी यहां, न वो मुहूर्त था मार्च में जो शादी हो, जबकि सीमा शुरुआत से कह रही है पशुपतिनाथ मंदिर में ही शादी की है। यानी पुजारी भी झूठे। दूसरा झूठ देखिए, जिस होटल में सीमा रुकी थी, होटल मालिक को सीमा ने भी झूठा कह दिया। होटल मालिक ने कहा था सचिन ने शिवांक और सीमा ने प्रीति नाम बताया था। जिस ट्रैवल एजेंसी से सीमा भारत आई, उसे भी सीमा ने झूठा कह दिया। ट्रैवल एजेंसी ने कहा था सीमा ने बच्चों के नाम झूठ बताए थे। जिस गुलाम से पाकिस्तान में शादी की, सीमा ने उसे भी झूठा कह दिया। गुलाम ने कहा था सीमा से न कभी विवाद हुआ था, न कभी तलाक हुआ, जबकि सीमा ने कहा गुलाम पीटता था, चेहरे पर मिर्ची फेंकता था, दुबई से गुलाम ने तलाक भी दे दिया था। गुलामी नहीं, सीमा ने अपने पिता तक पर आरोप लगाए। वो हलफनामा जो आपको दिखाया, गुलाम से जब शादी हुई तो सीमा ने अपने पिता को भी लालची बता दिया। उस हलफनामे में लिखा है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सीमा के जरिए जारी किया हलफनामा। और इसके लिए बाकायदा वो एफिडेविट पेश किया गया। ये एफिडेविट सीमा ने गुलाम से कोर्ट मैरिज के दौरान पेश किया। तो सीमा ने सबको झूठा बता दिया, लेकिन सीमा खुद को सच्चा बताती है। सुनिए जरा, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या को सीमा के इस सच पर यकीन नहीं है। सुनिए। सपोर्ट में 2-3 एनजीओज उठेंगे, 2-3 ग्रुप्स उठेंगे जो बोलेंगे कि हाँ ये औरत ठीक है, इसको भारत में रहना चाहिए, इसको भारत में चुपचाप रहने दो। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन सीमा अपना काम शुरू कर देगी। ये लंबे रेस के घोड़े होते हैं दोस्तों, ये लंबे रेस के घोड़े। ये ऐसा नहीं कि सीमा गुलाम हैदर को अगले महीने कुछ करना है, हम जुलाई पे बैठे हैं तो उसका अगस्त का टारगेट है। नहीं हो सकता है सीमा गुलाम हैदर को बोलना तुम चुपचाप रहो, अपनी गृहस्थी वहां पे बसाओ, और 2026 में तुम्हें फोन कॉल आएगा और 2026 में हम तुम्हें एक्टिवेट करेंगे। ये एनजीओ के साथ जुड़ेगी, अभी किसी ना किसी एनजीओ के साथ जुड़ेगी सीमा गुलाम हैदर। आज नहीं, 3-4 महीने के बाद। मैं आज आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, जुड़ेगी एनजीओ के साथ। ये इस तरीके से कार्रवाई करेगी, जहां तक मुझे बात समझ में आ रही है। मेजर गौरव आर्या को आपने सुन लिया। अब एक सवाल आपके जहन में होगा, तो सच कैसे सामने आएगा? एटीएस को शक है, एटीएस को शक है, तो एटीएस अब 5 टेस्ट की तैयारी में। कौन से वो 5 टेस्ट हैं जो सीमा के हो सकते हैं? 5 अलग अलग टेस्ट, 5 अलग अलग सच सामने लाने के लिए ये पांचों टेस्ट हैं। सीमा के 5 चेहरों में आपको ये 5 टेस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा 5 टेस्ट। देखिए, आईक्यू टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल टेस्ट और सेक्सोलॉजिकल टेस्ट। ये टेस्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं इनसे सच सामने आएगा। अब देखिए ये टेस्ट है क्या और कैसे होंगे, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। एटीएस को सीमा ने रटे रटाए जवाब दिए। दरअसल मीडिया से बात करते हुए भी बेबाक दिखी सीमा। भारत में आते ही फर्जी आधार बनवा लिया, पुलिस ने पकड़ा तो आसानी से छूट गई। 5 महीने में ही एकदम सनातनी बन गई सीमा। सोचिए जरा, ये तमाम बातें एजेंसियों को खटक रही हैं, ऐसा कैसे हो गया? शक है किसी ने सीमा को ट्रेन किया है क्या? सीमा की कई जांच कराने की तैयारियां हैं। जैसे इसके लिए एजेंसियां कोर्ट से बाकायदा इजाजत लेंगी, वहां अपील करेंगी कि सीमा के टेस्ट कराने हमें। कॉन्फिडेंस मापने के लिए सबसे पहला टेस्ट होगा, देखिए कौन सा? आईक्यू टेस्ट। यह है आईक्यू टेस्ट। जांच होगी सीमा का आईक्यू लेवल कितना मजबूत है। आईक्यू का मतलब बुद्धिमत्ता, यानी दिमाग की क्षमता सीमा की कितनी है। और आईक्यू टेस्ट में दिमाग के कार्य करने की क्षमता मापी जाएगी, सीमा का दिमाग कैसा और कितना काम कर रहा है। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आईक्यू टेस्ट किया जाता है
अगला टेस्ट देखिए कौन सा होगा, एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड टेस्ट को मनोवृत्ति परीक्षण कहते हैं। किसी का दृष्टिकोण मापने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। सीमा कहती है पाकिस्तान में ही हिंदू बनना चाहती थी वो। सोचिए, कह रही मैं जब पाकिस्तान में थी तभी सोच रही थी हिंदू बन जाऊं, हिंदुस्तान में आई तो दिल से हिंदू धर्म अपना लिया। इस टेस्ट में हिंदू धर्म के लिए दृष्टिकोण का पता चलेगा, सच का। अगला टेस्ट देखिए, तीसरा टेस्ट कौन सा है? तीसरा टेस्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में सीमा की रुचि के बारे में जाना जाएगा। सीमा भारत सनातन के प्रति प्यार सम्मान दिखाती है, जो अब तक तस्वीरों में दिखा। ऐसे में सीमा की पसंद नापसंद जानी जाएगी। पता चलेगा कि सीमा को सनातन से प्रेम है या फिर यह सब बनावटी है। एक और टेस्ट है, चौथा टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, और इसे मनोवैज्ञानिक जांच भी कहते हैं। जांच में दिमाग की स्थिति के बारे में जाना जाता है और सीमा की जांच में दिमाग की स्थिति जांची जाएगी। जांच में सीमा से मौखिक और लिखित सवाल पूछे जाएंगे। योग्यता, स्मृति और स्थानों की पहचान का आकलन होगा। जांच से जानकारी मिलेगी कि सीमा का दिमाग कितना तेज है। क्या सीमा तेज दिमाग के चलते बेबाकी से बोल रही है? जांच में ह्यूमन सेक्सोलॉजी बिहेवियर भी आंकते हैं। यह आखिरी टेस्ट है। टेस्ट में सेक्सुअल इंटरेस्ट और बिहेवियर पता लगाते हैं। रिलेशनशिप, प्रजनन से संबंधित जानकारियां जुटाई जाती हैं और सीमा कहती है सचिन के प्यार में भारत आई। कई और लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के भी आरोप सीमा पर लगे। जांच में सीमा के सेक्सुअल इंटरेस्ट की जानकारी मिलेगी और इससे सीमा से जुड़ी बाकी जानकारियां जुटाई जा सकेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जो मैं आपसे कहने चाह रहा हूं कि सीमा क्या पूरी प्लानिंग के साथ आई थी, ये टेस्ट से पता चलेगा। लेकिन सीमा ने आने के साथ ही क्या किया, देखिए। सीमा ने जब शादी की उससे पहले ही हिंदू धर्म अपना लिया। ये शादी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई। सीमा ने सिंदूर भी लगाने लगी उसके बाद सीमा। अगली तस्वीर दिखाई। और सीमा पूजा भी करने लगी। क्या सीमा ने हिंदुत्व को अपना ढाल बना लिया? क्योंकि सीमा ये सब कब से कर रही है? जब शादी नहीं की थी तब से कर रही। शादी करने के बाद से शुरू किया होता तो आप समझ सकते थे। अब सोचने वाली बात है, पाकिस्तान में सीमा मुस्लिम रीति रिवाज के साथ रह रही थी, लेकिन सचिन से शादी से पहले ही सीमा हिंदू बन गई। भारत आने से पहले ही हिंदू दिखाने की कोशिश की सीमा ने। मार्च में हिंदू धर्म अपनाया, यह खुद सीमा ने कहा। मतलब सीमा को हिंदू बने 5 महीने अभी पूरे नहीं हुए। भारत में घुसने से पहले ही सीमा हिंदू बन चुकी थी। यह कैसे हो सकता है? नेपाल में भी सीमा ने अपना नाम प्रीति बताया, जो कि हिंदू नाम है। हिंदू नाम के सहारे ही सीमा को आसानी से एंट्री मिल गई। दूसरी वजह, सीमा भारत पहुंची तो सनातन संस्कृति अपना ली और भारत में आने के बाद से सीमा साड़ी में नजर आ रही है। सीमा नेपाल में बिंदी भी लगाने लगी थी और सनातन के मुताबिक सीमा मांग में सिंदूर भी भरने लगी। न सिर्फ इतना, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा भी सीमा ने शुरू कर दी। सचिन के घर में सीमा तुलसी पूजा करते भी नजर आई। सीमा ने खुद के सनातनी होने की लगातार रील भी डाल रही है। वो सीमा ने भारत में आकर अपने बच्चों के नाम भी हिंदू कर दिए। भारत में आकर हिंदू बन जाने से भी सीमा को समर्थन मिला। क्या हिंदुत्व कार्ड का फायदा मिला? क्या यह प्लानिंग का हिस्सा था? पूरा देश पाकिस्तानी सीमा पर 2 हिस्सों में आज बंट चुका है। पहला हिस्सा सीमा को जासूस बताकर वापस भेजने की मांग कर रहा है और दूसरा तबका ऐसा है जो कह रहा है कि प्यार के लिए सीमा भारत आई है। सचिन से प्यार में सीमा भारत आकर हिंदू बन चुकी है, लोग ये कह रहे हैं। यही दूसरा तबका सीमा के पाकिस्तान लौटने का विरोध कर रहा है। सीमा को भारत की नागरिकता देने का समर्थन किया जा रहा है। सुनिए, यही लोग जो सीमा के घर के आसपास रहते हैं, यही लोग समर्थन कर रहे हैं क्योंकि सीमा को वो इस वेश में देख रहे हैं नजदीक से। सुनिए। जो सही सोच रहे हैं, हमारी सीमा हमारी बहू है और हमारे बेटा को आई अगर को वहाँ सही रहती तो वो आती काई को अपने बेटे ने लेके आई। हम तो ले ना जा सके एक बच्चा अपना साथ और वो 4 बच्चन को लाई है। हम तो बहुत खुशी है कि 4 बच्चे ने लेके आई है। अब तो वो अच्छी है ना। नो बताओ, जब वो आई तो वहां चोना रोकी, बाद में तो पता न चला वहाँ को एक दिन में ढूंढा मच जाए। हमारे तो माने इतने 6 महीना रह रही है, पता ही नहीं। पबजी खेल रही है, नो बताओ, पबजी खेल रही है घर में, जनानी की अपनी की तलाश न रखे। अब तो आकर बेचैनी है रही है और जब से चोना रोक हुई
जब भी तो देख सके हुआ को आदमी कि कहाँ पबजी खेल रही है, कहाँ चल रही है, कहाँ कर रही है। क्योंकि वो हमारी बोली बोल रही है, हमारी तरह रह रही है, इसलिए हमें नहीं लगा कि वो जासूस है। अभी तक उसकी कोई जासूसी नहीं कर रही है। पुलिस भी अपनी पूरी जांच कर रही है, मीडिया वाले से खूब बातचीत हमारी तरह से करती है, तो वो कोई जासूस नहीं, अभी तक नहीं लिख रही, मतलब जासूस नहीं लिख रही। कि वहाँ पर तो इतना अत्याचार करा जा रहा है, इसीलिए तो सीमा हैदर इधर आई है कि वहाँ पर बहुत अत्याचार होता है, लगा लो, वरना फिर क्यों आती हूँ बताइए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। वो होता तो तभी तो बोलते ना, न्यूज वाले या फिर कोई पुलिस वाले, कहीं पे भी कुछ भी निकलता तभी तो बुराई दिखती। सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा है उसके अंदर। ये देख लिया आपने उन लोगों को जो सीमा के घर के आसपास रहते हैं, सीमा का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सीमा को नागरिकता दे दीजिए। तो इस बीच सवाल कुछ और लोग उठा रहे हैं। जो लोग सालों से भारत में रह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर जो लोग 1 महीने 2 महीने की आई सीमा की नागरिकता की मांग कर रहे हैं, जो 10 साल से रह रहे हैं, इनको तो नागरिकता मिली नहीं। ये सब भी पाकिस्तान से आए थे। सीमा सिंध से आई है तो ये सब भी सिंध से आए थे। 10-10 साल से रह रहे हैं भारत में, लेकिन नागरिकता नहीं मिली और नागरिकता की उम्मीद कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर जो शरणार्थी पाकिस्तान के सिंध से आए, आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब नागरिकता मिलेगी। उनका सीधा सवाल है, जो लोग सीमा के लिए नागरिकता मांग रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये शरणार्थी सीमा हैदर को भारत आए 5 महीने हुए हैं, इससे भी कम हुए होंगे। सीमा भारत सरकार से नागरिकता की मांग कर रही है। इस बीच पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने आवाज उठाई। वो कह रहे हैं सीमा हैदर को नागरिकता मिलती है तो फिर हमें भी मिले। वो ठीक बात कह रहे हैं। 10-10 साल से रह रहे हैं यहां पर, नागरिकता नहीं मिली। सिंध से आए सैकड़ों लोग भारत की नागरिकता मांग रहे हैं। ये लोग 10 साल से ज्यादा वक्त से भारत में रह रहे हैं। पाक से आए हिंदू शरणार्थी भारत के कई हिस्सों में रहते हैं। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में मजनू का टीला जगह है, वहां सैकड़ों हिंदू शरणार्थी रहते हैं। इनका कहना है हमें कोई मदद नहीं मिल रही, पानी बिजली जैसी सुविधाएं तक नहीं मिल रही। हम खुद को ठगा महसूस करते हैं। हम पर अब तक कोई दया नहीं की गई है। हम पिंजड़े में बंद पक्षी के जैसे जीवन जी रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद उम्मीद जरूर जगी है इनकी, सरकार हमको आर्थिक सहायता भले ही ना दे, ये कह रहे हैं, लेकिन नागरिकता दे जिससे अधिकार मिले, हम काम कर सके, हमारा पहचान पत्र, आधार कार्ड बने, बैंक खाता हो सके, फिर हमें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा, वो कह रहे हैं। सुनिए, ये शरणार्थी जैसे सीमा सिंध से आई है, वैसे ये सीमा तो अवैध तरीके से आई है, शरणार्थी हैं, ये भी सिंध से आए हैं। सीमा प्यार में आई है, ये भारत में शरण लेने आए, और अब सीमा की नागरिकता पर और अपनी नागरिकता पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। नागरिकता तो आज अब हमें भी 12-13-14 साल हो गए, हमें नागरिकता नहीं मिली है। हम शरणार्थी आए हुए हैं पासपोर्ट और वीजा के साथ, चोरी छुपी हम आए नहीं है। हम आए पासपोर्ट और वीजा के साथ, हुकूमत के साथ कोई भी दखल अंदाजी नहीं की है। फिर भी हमें 12-13 साल हो रही है, यहाँ की जो सरकार हमें नागरिकता नहीं मिल रही है। अच्छा, अभी उनको कैसे नागरिकता मिल जाएगी? वो तो 2 दिन के या 5 दिन या 10 दिन की आई हुई। अरे वो बोल रही है, वो सच वचन है, और वो जाएगी तो राक्षसों का क्या काम है उनको मारना? उनका यही धर्म है उनका। हमने खुद देखा, 65 साल मेरी उम्र है। वो बोलते हैं कि कच्छमी कुरान हथमी छुरी, सिंधी एक पहाके में बोलते हैं कि भाई वो जो है ना, वो किसी को नहीं छोड़ते, वो अपने को नहीं छोड़ते, गैरों को कैसे छोड़ेंगे? हमारी बहू बेटों को हम पढ़ाते नहीं है। क्यों? तो पहले वो कलमा पढ़वाते हैं, बाद में इसीलिए हम बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। सीमा ने पैर नहीं रखा, सीमा को नागरिकता की पूछ रहे हो? हम 20 साल से पढ़े, हमारे को नागरिकता की नहीं पूछी। हम तो 10 साल से रह रहे हैं, तो हमें तो पूछना चाहिए। सीमा तो कल्ला है, सीमा की पहले देखभाल करो, कौन है, क्या से आई है। 3 पासपोर्ट है, 4 बच्चे हैं, सीमा बच्ची लग रही है। अभी को पाकिस्तान वाले वो बोल रहे हैं हमारी सीमा। पाकिस्तान में बहुत अत्याचार होता है भाई, ये बिल्कुल जो कह रही है ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन कुछ ऐसे लोग वो तो मानते नहीं है ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम वहाँ से आए हुए हैं तो हमें पता है कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो हम ज़बानी बता रहे हैं। हमारे सिंध प्रांत में बहुत से अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर महिलाओं के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। ये आपने शरणार्थियों को सुन लिया जो कह रहे हैं 10-10, 14-14 साल से रह रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, सिर्फ ये नहीं है, पाकिस्तान पर कैसे यकीन करेंगे आप? ये 2 तस्वीरें,
पूरा देश भूल नहीं सकता ये सरबजीत जिनको पाकिस्तान की जेल में मार दिया गया ठीक पहले जब सरबजीत की वापसी होने वाली थी। पाकिस्तान नहीं चाहता था सरबजीत वापस आए, उससे पहले जेल में ही हत्या हो गई। दूसरे कुलभूषण जाधव जिन्हें पाकिस्तान की जेल में रखा गया और सजाए मौत दे दी गई है, सजा सुना दी गई है फांसी की। देखिए ये दोनों तस्वीरें देखने के बाद पाकिस्तान पर रहम दया की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा ये दोनों कहानियां खुद आपको हिला देंगी सच जानने के बाद। देखिए सरबजीत को पाक सीमा से पकड़ा गया था, भारत पाक सीमा से, और अनजाने में सरबजीत पाकिस्तान सीमा में घुसे थे। सीमा से सटे तरन तारन में सरबजीत का घर हुआ करता था। 1990 में सरबजीत को अरेस्ट कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद बम धमाके का जिम्मेदार बता दिया गया। लाहौर और फैसलाबाद में ब्लास्ट का आरोपी बना दिया गया। सरबजीत को मंजीत बनाकर फांसी की सजा दे दी गई। सरबजीत जेल पहुंचे तो जानवरों सा अत्याचार हुआ उनके साथ। जेल की एकांत कोठरी में सरबजीत को रखा गया था। जेल में अधिकारी कसाई जैसा सलूक करते थे और जेल में खाने में सरबजीत को कुछ मिलाकर देते थे। दावा किया कि सरबजीत को धीमा जहर दिया गया। खाना खाने में सरबजीत के पेट में दर्द होता था। जब सरबजीत दवा मांगते थे तो उनकी हंसी उड़ाई जाती थी। पाकिस्तान में पागल ठहराने की कोशिश की गई सरबजीत को भारत लाने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच सरबजीत की जेल में हत्या कर दी गई। 23 साल तक सरबजीत ने बेगुनाही में भी जेल में सजा काटी। और अकेले सरबजीत नहीं है, अभी कुलभूषण भी पाकिस्तान की जेल में। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण, ईरान में कुलभूषण अपना व्यापार करते थे। कुलभूषण ने ईरान से, पाकिस्तान ने कुलभूषण का अपहरण करवाया ईरान से। बलूचिस्तान में कुलभूषण की गिरफ्तारी बताई गई, यानी उनको मानिए किडनैप किया गया ईरान से। कुलभूषण को इलियासी बनाकर गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे कुलभूषण। पाकिस्तान विरोधी गतिविधि में जुटे होने का भी आरोप लगाया गया उन पर। कहा पाकिस्तान विरोधी आंदोलन कुलभूषण तैयार कर रहे थे। रॉ एजेंट बताने के लिए पाक ने फर्जी दस्तावेज भी बना लिए उनके। कुलभूषण का फर्जी कबूलनामा भी पाकिस्तान ने जारी कर दिया और कबूलनामे के आधार पर फांसी की सजा तक सुना दी गई। भारतीय उच्चायोग ने राजनयिक पहुंच की मांग की तो पाकिस्तान सहमत नहीं हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ उसके बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय अदालत में गया। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई है। उसके बाद फांसी पर रोक लगी, लेकिन कुलभूषण अभी भी, इस वक्त भी पाकिस्तान की जेल में बंद है। ऐसे पाकिस्तान पर कैसे भरोसा करें? सुनिए, लेकिन सीमा के वकील एपी सिंह को सुनिए। एपी सिंह साहब निर्भया के जो दोषी थे उनको बचाने में भी, पैरवी करने में भी वकील थे। अब सीमा के वकील ने, सुनिए। मैंने मुहिम से अनुरोध किया है तो आप सीबीआई से जांच कराएं, आप रॉ से का जांच कराएं, एनआईए से जांच कराएं। आपको इस पर भी विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि इसने लब का ड्रामा किया है, ये आतंकवादी है, ये आईएसआई संगठन की सदस्य है, ये यहाँ जासूसी करने आई है, हनी ट्रैप करने आई है, आपको लगता है तो इसके बाद भी आप उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराएं, पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं। जितनी बेहतर से बेहतर जांचें हो सकती सारी जांच करें। सीएफएसएल के लिए डायरेक्टर से जांच कराएं और उसके बाद स्वीकार करें कि प्यार आज भी अमर है, अविनाशी है। और देखिए इस देश में सीरी फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा का इतिहास हम सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, गुना है, माना है। लेकिन आज अगर 2023 में फिर से सचिन और सीमा का प्यार हीर रांझा और लैला मजनू को पार करता है तो हमें वो स्वीकार है। अभी तक पाकिस्तान से गोलियां आती थी, 26/11 होता था, संसद भवन पे हमला होता था, पुलवामा होता था। आज डोली आई है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और डोली भारत में ही क्यों आई? लोग सवाल उठाते हैं, 5वीं पास है, साड़ी पहनना कैसे जानती है? यही मांग की है मैंने कि इस देश में, आपके देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, वह
वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, देश की सरकार का सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिना का नारा है, तो क्या सीमा को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा? बेशक सीमा को अगर न्याय मिलना चाहिए तो उन सैकड़ों हजारों शरणार्थियों को भी न्याय मिलना चाहिए जो 10 साल से नागरिकता के इंतजार में आज तक बैठे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। बोरवेल में जब फंस गया मासूम, तस्वीरें आपको हिला देंगी। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये नन्हा मासूम 3 साल का है, बोरवेल में फंसा हुआ। उस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, 3 साल उम्र है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, इसका नाम शिवम है। बोरवेल में 150 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा फंस गया। उसके बाद देखिए कैमरा डाला गया, बोरवेल के अंदर कैमरा डाला गया और उसमें बच्चे की हरकत आपको नजर आ रही है, पानी भी आपको दिख रहा है। बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ था और बाहर मातम पसरा था कि बच्चा बोरवेल में गिरा कैसे फंसा है। 50 फीट पर बताया गया बच्चा फंस गया है बोरवेल में। उसके बाद हाय तौबा मची। तस्वीर देख रहे हैं आप, हिला देने वाली तस्वीर है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वो बोरवेल की है, ये बोरवेल है, इसके अंदर ये बच्चा फंसा हुआ है, ये गहरा बोरवेल। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये बताया जाता है 150 फीट गहरा बोरवेल जिसमें 3 साल का शिवम फंस गया। इसकी गहराई देख रहे हैं बोरवेल की आप। शिवम इसी बोरवेल के अंदर फंसा था, बोरवेल खुला था, खेलते खेलते बच्चा अंदर गिर गया और 3 साल का शिवम इस बोरवेल के अंदर। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, शिवम की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया, मां के आंसू नहीं सूख रहे थे। देख रहे, पुलिस के लीजिए सर। अच्छा, मां का रो रो कर बुरा हाल। बैठा दे बैठ बेटा मोरिया धार के तनी सब्जी थोड़ा आलियो और सब्जी कोड़े लगी मामी हम हो जाइबो बाबा तरी बाबा ये हेलो। सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहे मासूम की उम्र सिर्फ 3 साल है। मासूम 150 फीट गहरे बोरवेल में 50 फीट की गहराई पर फंसा था। बोरवेल के अंदर से मासूम के रोने की आवाज आ रही थी। बिहार के नालंदा में खुला बोरवेल फिर एक बार मासूम के लिए मुसीबत बन गया। बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल था। बार बार यही कह रही थी, मेरे लाल को बचा लो। अब मैं आपको बताता हूं ये शुभम किस जगह पर शिवम बोरवेल में गिरा। बिहार की तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई है, देखिए बिहार के किस इलाके में, ये देख रहे हैं बिहार, और बिहार में पटना से कुछ किलोमीटर दूर नालंदा है और ये नीतीश कुमार का गृह जिला है। नालंदा में है गांव भदारी, यहां जो है ये बच्चा बोरवेल में गिरा था। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि बोरवेल में गिरने के बाद आखिर हुआ क्या, बोरवेल में गिरने के बाद कैसे बचाया जाए, इसके लिए देखिए मशक्कत शुरू हुई है। देख रहे हैं बच्चे को ऑक्सीजन दी जाने लगी, बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन पाइप, पुलिस लीजिए जरा, पूरा पाइप ऑक्सीजन का बोरवेल के अंदर डाल दिया गया ताकि 50 फीट गहरे गड्ढे के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरी ऑक्सीजन बच्चे को मिले, इसकी पूरी कोशिश की गई। अब कैसे शुरू हुई शिवम की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। बड़ी बड़ी टीमें पहुंच गई। बिहार के नालंदा जिले में 3 साल का शिवम खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया। शिवम 150 फीट गहरे बोरवेल में 50 फीट पर जाकर फंस गया। बच्चे की मां खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान 3 साल का शिवम खेलते खेलते बोरवेल के पास पहुंच गया। गहरे गड्ढे को देखते देखते शिवम उसी में गिर गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद मां रोने लगी। रोने की आवाज सुनने के बाद पास में काम करने वाले लोग जमा हो गए। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी। थोड़ी देर बाद पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए। बच्चे को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने पटना से एनडीआरएफ की टीम को बुलाने का फैसला किया और बच्चे को बचाने के लिए बोरवेल में ऑक्सीजन और बोतल के जरिए पानी पहुंचाने की कोशिश शुरू हुई। बच्चे के रोने और बोलने की आवाज लगातार आ रही थी। प्रशासन ने मौके पर डॉक्टरों की एक टीम भी बुला ली थी और वहां जो ग्रामीण मौजूद थे वो क्या कह रहे थे, जरा उन्हें सुनिए।
तुरंत हटाया गया था, बोरिंग यहाँ पर खत्म हुआ ना, फैल हो गया यहाँ, तो तुरंत अलग जगह जोड़ने का कोशिश किया, तुरंत बंद कर दे। इनमें उनका गलती नहीं है, लापरवाही कह रहे हैं। लापरवाही यहाँ नहीं है, यहाँ मिस्टेक हुआ है कि वहाँ पर बोरिंग करने के यहाँ फैल हो गया किसान का, ऐसा मौसम के लिए फैल का कारण। तो उनको कम से कम उस पर कुछ रखना चाहिए था ना। मिस्त्री आकर झड़ता है कि 10 बच्चा यहाँ खेल रहा था वो गिर। और अभी तक एक पोपलेट का व्यवस्था तक नहीं हो पाया, बच्चे का रेस्क्यू कैसे हो पाएगा? क्या हुआ था यहाँ? बच्चा खेलते खेलते आके गिर गया उसमें। लापरवाही इसको क्या करें, मिस्टेक एक तरह से है, लापरवाही इसको नहीं कह सकते हैं। थोड़ा सा पानी नहीं निकल पाया तो उसी बीच में दूसरा जगह बोरिंग करने के लिए गए थे, ये घटना घट गई। आइए, और इसके बाद चारों तरफ स्थानीय लोग, ग्रामीण लोग पहुंच गए। उसके बाद बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। ये देख रहे हैं आप। सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। एनडीआरएफ की टीम ने खुदाई शुरू की। एनडीआरएफ की टीम देख रहे हैं, ये कोशिशें कर रही है एनडीआरएफ की टीम, पाइप डालकर भी निकालने की कोशिश की जा रही है एनडीआरएफ के जरिए। अगली तस्वीर दिखाई की जा रही है। उसके बाद देखिए जेसीबी लेकर आई गई, जेसीबी लगाई गई और उस बोरवेल के पैरेलल दूसरा गड्ढा खोदा जाने लगा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। कोशिश की गई कि कैसे शिवम को बचाना है। रेस्क्यू शुरू हुआ और इस रेस्क्यू को के जरिए कैसे बच्चे को निकाला जाए। 3 साल का बच्चा जो जिंदगी की जंग लड़ रहा था, जिस तक ऑक्सीजन पहुंचा दी गई थी, लेकिन उसके बोरवेल के सामने जेसीबी के जरिए दूसरा गड्ढा खोदा जा रहा था कि सीधे गड्ढा खोदा जाए। अगर वो 50 फीट पर है, 60 फीट गड्ढा खोदा जाए, उसके बाद उसके नीचे गड्ढा खोदकर सीधे उस तक पहुंच जाए। लेकिन कैसे बचाया गया, ये देखिए तकनीक। ये बच्चे को ऐसे बचा लिया गया, देख रहे हैं आप। अब कैसे मासूम शिवम बोरवेल में 50 फीट पर फंस गया था। एनडीआरएफ की टीम, 21 सदस्यों की टीम रेस्क्यू में लगी। बोरवेल के बगल में जेसीबी की मदद से पहले गड्ढा खोदा जा रहा था, देख रहे हैं आप। जेसीबी बगल में गड्ढा खोद रही थी। बोरवेल के बगल में 10 फीट गड्ढा खोद भी लिया गया था। बोरवेल के बगल में गड्ढा करके सुरंग बनाकर रेस्क्यू का प्लान था। सीसीटीवी के जरिए बच्चे की हर हरकत पर नजर रखा जा रहा था। समय बीतने के साथ एनडीआरएफ की टीम पर दबाव बढ़ रहा था। एनडीआरएफ ने इस बीच प्रशासन और गांव वालों से बात की। एनडीआरएफ ने एक जे हुक बनाया। जे देखें, इंग्लिश का अल्फाबेट आपने देखा होगा, जे। उस जे जैसा एक हुक बनाया। इस तकनीक में क्या किया कि कई पाइप को एक साथ जोड़कर आगे जे हुक को लगा दिया, लंबा पाइप जो बोरवेल में जा सके। इसी तरह जो आपको नजर आ रहा है, एनडीआरएफ ने करीब 60 फीट लंबा पाइप बनाया। पाइप नीचे डाला जे हुक के साथ। पाइप के एक हिस्से में फंसाने के लिए नीचे हुक लगाया। पाइप के हुक वाले हिस्से को धीरे धीरे बोरवेल में डाल दिया गया। इस दौरान सीसीटीवी के जरिए पाइप और बच्चे पर नजर थी कि हुक कहां जा रहा है, बच्चे के लगे नहीं। जब पाइप बच्चे शिवम के करीब पहुंच गया, फिर हुक के जरिए बच्चे के दोनों पैरों को फंसा लिया गया उसमें। फिर धीरे धीरे बच्चे को ऊपर लाने का प्रयास किया गया। इस दौरान भी सीसीटीवी से पूरी नजर रखी जा रही थी। थोड़ी देर बाद अच्छी खबर यह थी कि 3 साल के मासूम शिवम को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनडीआरएफ ने माना जे हुक तकनीक से बच्चे की जान बच गई है। अब यह अच्छी खबर यह कि बच्चे को निकाल लिया गया। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बच्चे का रेस्क्यू किया गया, ये आप देख रहे हैं तस्वीर। रेस्क्यू करने की तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा और ये देखिए। उसके बाद खुशी देखिए। इस तस्वीर में साफ साफ वो खुशी आपको नजर आ रही है, देख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने जब बच्चे को निकाला, फौरन सफेद तौलिया से उसे ढका। ये देख रहे हैं, पाइप डाले थे, यही पाइप डाले गए थे। पाइप के जरिए बच्चे को निकाला गया, देख रहे हैं। उसके बाद फौरन बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। तौलिया में लपेटने के बाद मां बाप के लिए राहत की खबर थी, एनडीआरएफ के लिए अच्छी खबर थी। इससे अच्छी खबर हो नहीं सकती कि घंटों से जिस बच्चे के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों आपने देखा होगा, इसी तरह बोरवेल में एक बच्चा गिरा जिसे बचाया नहीं जा सका था। और देखिए जरा दूसरी तस्वीर। उसके बाद बच्चे को फौरन निकाल कर, ये देख रहे हैं बच्चा, और उसे ऑक्सीजन दी जा रही। देखिए बच्चे को ऑक्सीजन लगाई गई है। छोटा 3 साल का मासूम जो 50 फीट गहरे बोरवेल में 5 घंटे से फंसा था, उसे निकाल लिया गया। आप जरा सुनिए एनडीआरएफ के अधिकारी क्या कह रहे हैं।
दोनों पैरेलल काम करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली डिगिंग भी साथ में हम करवा रहे थे। हम प्रशासन को बोल रहे थे कि हम डिगिंग का काम चालू रखें, क्योंकि अगर हम इससे बोरवेल से अगर बच्चे को नहीं निकाल पाए तो डिगिंग करके हम बच्चे तक अपना अप्रोच बनाएं और उसको सही सलामत निकाल सकें। और बच्चे को हम कंटिन्यू ऑक्सीजन दे रहे थे, पानी वगैरह दे रहे थे, बट बच्चा छोटा था। लेकिन किसी तरह से फिर उसके बाद जे हुक मेथड जो होता है, जनरली हमने अप्लाई किया नीचे, उसको जे हुक मेथड से उसके पैरों के बीच में फंसाया और पाइप के जरिए धीरे धीरे बच्चे को ऊपर खींच करके ले आए। हाँ, कैमरा से मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो कंटिन्यू, क्योंकि बच्चे को अगर मॉनिटर नहीं करते, अगर उसे अनइंटेंडेड अगर आप छोड़ देते तो बच्चा ज्यादा परेशान हो जाता और शॉक में जा सकता था। तो ये एक अच्छी खबर थी कि बच्चा सकुशल बाहर निकाल लिया गया एनडीआरएफ की मेहनत और तकनीक के जरिए। लेकिन एक सवाल भी था कि इस तरह के बोरवेल आखिर खुले क्यों छोड़े जाते हैं। ये सिंचाई के लिए किसान ने बोरवेल खुदवाया था। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कांवड़ियों पर किसने बरसाए पत्थर। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं, रूट भी तय होते हैं, बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा चल रही है। योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। लेकिन आज बरेली से जो तस्वीर आई, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये बरेली से तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां कांवड़ियों पर पत्थर बरसाए जाने लगे। देख रहे हैं बरेली में ये लड़के 20-20, 21 साल के, 22 साल के युवक हैं जो पत्थर चला रहे हैं। पुलिस को लीजिए जरा, बरेली की तस्वीर आप ये देख रहे हैं। ये देखिए पत्थर चला रहे हैं लड़के, उनको दूसरी तरफ से मना भी किया जा रहा है। पत्थर मारकर भाग रहे हैं। कांवड़ यात्रा पर पत्थर चला रहे हैं ये युवक। और उसके बाद देखिए पुलिस की एंट्री होती है, बीच में पुलिस आई। पुलिस ने दोनों तरफ से लोगों को शांत कराने की कोशिश की। देखिए नीचे पत्थर पड़े, पुलिस को लीजिए जरा। पुलिस ने कोशिश की कि शांति हो। पुलिस वाला देखिए रोकने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए पत्थर लिए हैं, दोनों तरफ से फिर पत्थरबाजी शुरू हुई, कांवड़ पर पत्थर चले। ये देख रहे पुलिस वाला बीच में रोक रहा है, उधर वालों को शांत करने को कह रहा है और इधर वालों को भी रोक रहा है। पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और चुनौती भी बढ़ जाती है। बरेली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कांवड़ पर जो पत्थर चला गए। देखिए हाथ में पत्थर है। तो सवाल ये, उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? संभव है पत्थरबाजों पर योगी सरकार कार्रवाई करेगी और जल्द करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अभी भी बता रही हैं वहां हालात तनावपूर्ण है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि स्कूल में आग लगा दी गई, फूंक डाला गया स्कूल। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये तस्वीर बीती रात की बताई जा रही है। आवाज आप सुन पा रहे हैं, मणिपुर में अभी भी तनाव है। ये तस्वीर स्कूल की बताई जा रही है। और ये जो आप आवाज सुन रहे हैं, क्या ये फायरिंग की आवाज है, गोलियों की आवाज है? मणिपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या हालात है वहां, सवाल बड़ा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये तस्वीर लोगों के हाथ में बंदूक है, लोग अपनी सुरक्षा के लिए यहां मौजूद हैं। एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। हाई सिक्योरिटी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेंट्रल फोर्सेस भी वहां मौजूद है, आर्मी भी, सेना भी डिप्लॉयड है। देख रहे हैं आर्मी के लोग जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं है। जरा पहले रिपोर्ट देखिए। मणिपुर चल रहा है। मणिपुर आज भी नफरत और हिंसा की आग में सुलग रहा है। ये मणिपुर की ताजा तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी है कि 82 दिन बाद भी मणिपुर बम, बारूद और गोलियों की आवाज से गूंज रहा है। हालात इस कदर खराब हैं कि लोग सहमे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। पुलिस, सेना और मीडिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम लोग कितना तकलीफ से आया है, उधर में खाली पहनने वाला कपड़ा भी नहीं है, खाना भी नहीं है। 8 दिन आदमी का कष्ट में हम लोग रहता है, कुछ भी नहीं बचा है हम लोग का। आप लोग मदद कीजिए हम लोग को। इसलिए सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पे रहने में बहुत खुशी है। अगर हम लोग को बस्ती में हम लोग को जाने के लिए जो भी मदद करी है हम लोग को जाने का चाहता है हम लोग बस्ती में, फिर हम लोग मोरे में आया है, मोरे में जाने के लिए मदद करी। दरअसल मणिपुर में आधी आबादी एक तरफ है तो आधी दूसरी तरफ।
दोनों खुलकर एक दूसरे के सामने हैं, इसलिए हालात संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सुरक्षा बल या सेना जब भी कार्रवाई करती है, महिलाएं उनके सामने आ जाती हैं। ऐसे हालात में जब मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है, वहां शांति की सख्त दरकार है, लेकिन सियासत भी जोरदार हो रही है। अब आपको बताऊंगा आज मणिपुर में क्या हालात हैं, क्या स्थिति है मणिपुर के अंदर। देखिए जरा, मणिपुर में फिर हिंसा की आग, दो गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई। मैतई और कुकी समुदाय के बीच फायरिंग हुई है। कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। इम्फाल के आसपास बिष्णुपुर में स्कूल में आग लगाई गई। भीड़ ने पेट्रोल बम फेंककर स्कूल में आग लगाई। बिष्णुपुर जिले के थोरबुंग में कई घरों में भी आगजनी हुई है। मणिपुर में पिछले दिनों शांति लौटने लगी थी, लेकिन एक वायरल वीडियो से हालात खराब हो गए। ये वीडियो 3 महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी का था, जो 4 मई का था, लेकिन 19 जुलाई को वायरल किया गया था। खबर यह है कि 4 मई को ऐसी एक और घटना हुई थी, जिसमें 2 लड़कियों की रेप कर हत्या कर दी गई। दोनों लड़कियों की उम्र 21 और 24 साल थी। घटना के चश्मदीदों ने इस बात का खुलासा किया है। यह घटना भी कांगपो कपी जिले में हुई थी और दोनों लड़कियां गैराज में काम करती थी। दरअसल उस दिन भीड़ में भी महिलाएं आई थी। महिलाओं ने ही पुरुषों को उकसाया था और उन्हें बलात्कार करने के लिए कहा था, जिसके बाद वो लड़कियों को कमरे में ले गए और लाइट बंद कर दी, मुंह पर कपड़े बांध दिए गए थे। 1.5 घंटे बाद दोनों को घसीटते हुए ये बाहर लेकर आए। शरीर पर कपड़े नहीं थे, वो खून से लथपथ थी पूरी तरह से, जिसके बाद 16 मई को FIR दर्ज कराई गई। हिंसक भीड़ में करीब 200 लोगों का जिक्र है। आशंका है कि दोनों की हत्या कर दी गई हो। उसके बाद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और अब तक शव भी बरामद नहीं किए गए हैं। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। महिलाओं पर कहीं भी अत्याचार हो रही है, अशिष्टता हो रही है, अभद्रता हो रही है, वो सब निंदनीय है और वहां की राज्य सरकार है उस पर कदम भी उठाएंगे। मगर आप मणिपुर की घटना को ढकने के लिए यदि इन सबको एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अनुराग जी हो या कोई और भाजपा का नेता हो, तो ये उनका कदम निंदनीय है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि सारे देश को इस पर शोक भी है, दुख भी है, शर्मसाज भी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद कुछ और कहने का औचित्य नहीं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, किन किन जगहों पर मणिपुर में हालात तनावपूर्ण हैं। कुछ जगह जहां स्थिति ज्यादा खराब है, कुछ जगह जहां कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। ये मणिपुर में आपका नक्शा आप देख रहे हैं। इसमें पहली जगह है कांगपो कपी, उसके बाद इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर, उसके बाद तेंगनूपाल और चुराचांदपुर। मणिपुर के चुराचांदपुर ज्यादा हिंसाग्रस्त हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ और तस्वीरें, वो तस्वीरें कि वहां हालात क्या हैं, चुराचांदपुर में स्थिति क्या है, उससे आपको अंदाजा होगा। तस्वीरें देखने के बाद हालत यह है कि लोग बंदूक लेकर खड़े, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये देख रहे हैं, चेक पोस्ट लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग भी हो रही है, आर्मी भी मौजूद है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फोर्सेस भेजी गई। और ये देखिए महिलाएं खड़ी हुई हैं, महिलाएं भी खड़ी हुई हैं जो ढाल बनकर खड़ी हैं। महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए हैं कि उनके जिले में दूसरे समुदाय के लोग घुसने ना पाए, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो और हालात फिर बिगड़ जाए एक बार। देखिए फिलहाल स्थिति क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये है चुराचांदपुर जहां महिलाओं ने उठा लिए हथियार। मणिपुर के हालात तनावपूर्ण हैं और यहां महिलाओं ने हथियार उठा रखे हैं। ये महिलाएं जिले की सीमाओं पर तैनात कर दी गई हैं। दरअसल बिष्णुपुर जिले में मैतई लोग रहते हैं, जबकि चुराचांदपुर जिले में कुकी समुदाय रहता है। इन दोनों जिलों के बीच बॉर्डर लाइन बनी हुई है, 2 जिले एक इधर और एक इधर। एक तरफ मैतई समुदाय रहता है, एक तरफ कुकी रहता है। कोई भी बिना इजाजत के दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। दूसरे जिले में जाने वालों के लिए चेक पोस्ट से गुजरना होगा, उन्हें वाजिब कारण बताना होगा, तभी दूसरी तरफ जा सकेंगे। चुराचांदपुर की तरफ कुकी महिलाओं का चेक पोस्ट है और इन महिलाओं ने बंकर भी बना रखे हैं जो अपनी सुरक्षा में
शिफ्टों में काम करती हैं ये महिलाएं, जो सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं, हमारे सहयोगी मीनाक्षी मणिपुर में है, मणिपुर की सुरक्षा और उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से जब आप बिष्णुपुर की तरफ जाएंगे और उसके बाद चूड़ाचांदपुर की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कई तरह के चेक पोस्ट मिलेंगे, जो कि असम राइफल्स के द्वारा बनाए गए हैं, साथ ही बीएसएफ के जवानों के द्वारा बनाए गए हैं और कुकी समुदाय के द्वारा भी बनाए गए हैं। ऐसे एक चेक पोस्ट पर हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि महिलाओं के द्वारा ये चेक पोस्ट बनाया गया है, बंकर बनाए गए हैं और यहाँ से आने वाली जो भी गाड़ियां हैं, क्योंकि अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो जो गाड़ियां यहाँ से होकर के गुजरती है बाकायदा उनकी ट्रैकिंग की जाती है कि आखिरकार वो किस मकसद से चूड़ाचांदपुर जा रहे हैं और साथ ही अपने साथ क्या कुछ सामग्री लेकर के जा रहे हैं। कुछ महिलाएं उनसे बात करते हुए जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये बंकर बनाने की वजह क्या है। यहाँ पे हम लोग डिफेंस के लिए बंकर बनाए हैं, इससे जाना है कि मेटे लोग इससे आगे ना जा पाए, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे बंकर बनाए हैं। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, तो क्या कोई शिफ्ट चेंज होती है आप लोगों की, या फिर सुबह से लेकर के नेक्स्ट डे तक आप ही लोग रहते हैं? होते हैं, सिर्फ महिलाएं का भी शिफ्ट चेंज होता है। जैसे दिन में भी हम लोग का शिफ्ट होता है और रात को मेल वॉलंटियर्स रहते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि यहाँ पर शिफ्ट में काम किया जाता है, सुबह और महिलाएं होती हैं, शाम में कुछ और महिलाएं होती हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर ये रखवाली करते हैं कि कोई भी घुसपैठ करके दूसरी तरफ चूड़ाचांदपुर की तरफ ना जा सके। अब मैं आपको बताता हूं, 2 महीने में 6000 एफआईआर हो चुकी है। मणिपुर में स्थिति क्या है, मणिपुर में कितना नुकसान हुआ है, कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, कितनी इंक्वायरी हुई है, क्या हाल है। मणिपुर में 3 मई को हिंसा फैली और जब कुकी और नगा ने प्रदर्शन किया और मैतई को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के दर्जे का विरोध किया गया, तब से 82 दिन बीत चुके हैं और हिंसा अब तक थमी नहीं है। हिंसा ऐसे फैली है कि पुलिस के कंट्रोल से भी बाहर हो गई है। 3 मई से 30 जून के बीच करीब 6000 केस दर्ज हुए हैं। इनमें करीब 1800 केस 0 एफआईआर के दर्ज हुए हैं, जिनमें 1/3 मामले महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने भी माना है कि काफी एफआईआर दर्ज हुई हैं, और क्योंकि मणिपुर में 2019 में 2830 मामले दर्ज हुए थे और 2020 में 2350 और 21 में केवल 2500 एफआईआर थी। उसके बाद ये 6000 एफआईआर। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं और अधीर रंजन चौधरी। देखिए, सबकी स्थिति बिगड़ सकती है क्योंकि विपक्ष के नेता जा रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष का कोई नेता नहीं जा रहा है और विपक्ष के नेता बार बार कह रहे हैं इस पे चर्चा हो, वहां की महिलाओं से आप मिलिए। ना हमारी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर को अब तक समय मिला है, वो राजस्थान के बारे में बयान देंगी, वो वेस्ट बंगाल के बारे में बयान देंगी, वो बिहार के बारे में बोलेंगी, पर अपनी सिलेक्टिव चुप्पी वो बांधे रखेंगी। इतनी इनकम्पिटेंट मिनिस्टर जिनको सबसे पहले वहां पे होना चाहिए था, वो अपने काम से भाग रही हैं। मणिपुर की बात अलग है, मणिपुर के साथ बंगाल की घटना को तुलना करना बचकानिया है। मणिपुर में लगातार मतलब महीनों भर चल रहे हैं। अब आपको बताता हूं इसका असर क्या हो रहा है। इसका असर यह हो रहा है, जो कुछ मणिपुर में हो रहा है, इसका असर आसपास के दूसरे राज्यों पर भी हो रहा है। मणिपुर से सटा हुआ है मिजोरम। तो देखिए जरा, मिजोरम में जो मैतई समुदाय के लोग रहते हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि मैतई और कुकी की लड़ाई चल रही, हिंसा की आग फैलती जा रही है और मणिपुर के बाद मिजोरम में तनाव बढ़ गया है। मिजोरम में मैतई समुदाय टारगेट पर है इस वक्त। करीब 10,000 मैतई पलायन को मजबूर हैं। ये लोग मिजोरम से मणिपुर या असम लौट रहे हैं, जो मैतई समुदाय के लोग हैं। मणिपुर सरकार ने भी कहा है मैतई डरे हुए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा, और अब तक करीब 100 लोग मिजोरम से लौट चुके हैं। इस बीच मिजोरम में मैतई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजधानी आइजोल में 4 बटालियन कैंप बना दिए गए हैं। मणिपुर और मिजोरम सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं और अनुराग ठाकुर। मणिपुर इज ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का मामला है। ये हालत है कि एक ही लोग
किस तरह ये कर रहे हैं और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। किसी भी महिला के ऊपर हुआ अत्याचार, दुष्कर्म उतना ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना, और मैं तो कहूँगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस पे एक अच्छी चर्चा हो, सदन में हो, सभी दल उसमें भाग लें और किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सोमवार के दिन आइए चर्चा में भाग लें। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की एक और बड़ी खबर है। मणिपुर से आते हैं वापस दिल्ली की तरफ, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात पानी पानी, क्या डूबेगी राजधानी? सवाल इसलिए तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये ड्रोन की तस्वीर आप देख रहे हैं। यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान को पार कर चुका है। खतरे के निशान को फिर पार कर चुका है। जैसे दिल्ली की हालत हुई थी कल या परसों तक, ऐसी हालत फिर हो सकती है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। अनाउंसमेंट किया जा रहा है दिल्ली में, सुनिए जरा। वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है, कृपया करके यमुना से दूर रहे, सुरक्षित रहे। आप निकलिए पानी से, पानी गिरे से। तुम्हें पता नहीं है कि नहाने की जगह है तुम्हारी, चले भाजन। यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। यमुना किनारे बिल्कुल ना आए और सुरक्षित रहे। आप लोग उठिए यहाँ से, चलो सब यहाँ से। यमुना आइए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं चंबा में। देखिए पहाड़ गिर गया, देख रहे हैं, लैंडस्लाइड हुआ है। चंबा की तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बारिश के बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहाड़ का बड़ा हिस्सा रोड पर गिर गया और गनीमत यह थी कि वहां उस दौरान कोई कार नहीं थी, कोई ट्रैफिक गुजर नहीं रहा था वहां से। अगली तस्वीर देखिए, जम्मू, ये जोधपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख रहे हैं। जोधपुर में पानी का तेज बहाव से आपको अंदाजा होगा, गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी में बह रही हैं। देखिए, ये देख रहे हैं, एक शख्स को भी आप देख रहे हैं जो पानी में बह गया। अगली तस्वीर दिखाइए, जूनागढ़ की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। जूनागढ़ में देखिए एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया है। ये जूनागढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, बच्चे को किस तरह से बचाया गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये एक महिला को आप देख रहे हैं जिसे रेस्क्यू कर रहे हैं पुलिस वाले। और ये देखिए, महिला आ नहीं रही थी, महिला